फिल्म कश्मीर फाइल्स बनाम केजरीवाल। तो पहला सवाल मेरा राकेश शर्मा जी के लिए है। राकेश शर्मा जी, जैसे हमें पता है कि आजकल जो काफ़ी पब्लिसिटी में है मूवी द कश्मीर फाइल्स, जो लोगों पे काफ़ी प्रभाव डाल रही है, आप पे उसका क्या प्रभाव पड़ा है? पहले तो मिनी जी, मैं आपके चैनल के सभी श्रोताओं और दर्शकों का अभिवादन करते हुए सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर। कश्मीर फाइल को फिल्म कहना अपने आप में एक गलत बात है। ये एक भारत के इतिहास का प्रमाणिक सत्य है और एक ऐसा दुखांत का चित्रण किया गया इस फिल्म में जिससे आज की पीढ़ी ने देखकर ये महसूस किया और उनके रोम रोम रोंगटे खड़े हो गए कि क्या हमारे देश में ऐसा भी हुआ। और जो बुद्धिजीवी वर्ग कश्मीर फाइल को देख के बाहर निकलता है और उसके बारे में जांच करता है तो उसे पता चलता है कि ये फिल्म 5000 घंटों की रिसर्च, 700 व्यक्तियों का इंटरव्यू और ना जाने कितने अनगिनत पन्नों को खोजने के बाद तथ्यों को बाहर निकालकर ये फिल्म, जिसे आप लोग फिल्म कहते हैं, ये तथ्य लोगों के सामने रखे गए। और जहां तक इसके प्रभाव का सवाल है, इसको मैं 3 भागों में मैंने बांटा है इस फिल्म को जी। एक इसकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता, एक उस समय का तात्कालिक घटनाक्रम जी। और दूसरा मॉरल ऑफ द स्टोरी कि इस फिल्म में डायरेक्टर कहना क्या चाहता है। जी। इस दृष्टि से मैंने इस फिल्म को बांटा है और जब तीनों दृष्टि से मैंने फिल्म को देखा तो इस फिल्म का विरोध करने वाले या सवाल उठाने वाले लोग एक 19 जनवरी 1990 को पकड़कर उस समय की सरकार को दोषी ठहराकर अपना पल्लू झाड़ना चाहते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। इस घटना को 19 जनवरी 1990 को अंजाम देने से पहले कई वर्षों तक इसका वातावरण बना। राजनीतिक लोगों ने भी उसमें आग में घी डालने की कोशिश की। तब जाके ये घटना हुई, कश्मीरी पंडितों को बेइज्जत किया गया, बहु बेटियों का बलात्कार किया गया और वहां नारे लगा लगाकर कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ऐसे नारे लगाकर भय का वातावरण बनाया ताकि लोग तंग आकर डर कर यहां से भाग जाएं, और यही हुआ। और घटना जो फिल्म में दिखाई गई है, चाहे वो गिरजा टिक्कू की हो या और दूसरे कश्मीरी पंडितों की हो, उसके बारे में मैं क्या कहूं। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये धरती का स्वर्ग कहे जाने वाली धरती को लोगों की एक भयंकर षड्यंत्र के तहत इस देश को बर्बाद करने के लिए साजिशें रची गई। और दुख का विषय यह है कि उस समय का राजनीतिक तंत्र उसके साथ पूरा जुड़ा रहा और विदेशी ताकतों के हाथों का खिलौना बनकर उस समय के बड़े बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तियों ने उन दुष्टों का साथ दिया और एक ऐसे राज्य को जो बुद्धि की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से दुनिया का सिरमौर प्रदेश था, उसको बर्बाद करने की जो साजिश रची गई, उसी को कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है। और तीसरा जो इसका मैं देखता हूं, जैसे कि आज के वातावरण में कश्मीर समस्या के प्रति इस देश का एक वर्ग दिग्भ्रमित सा घूम रहा है, उसका दिमाग कंफ्यूजन में है। असल में ये फिल्म जो संदेश देना चाहती है वो पात्र कृष्णा का है, जिसने दर्शन रावल ने जिसको निभाया है। पहले वो निवेदिता मेनन का कैरेक्टर जो फिल्म में पल्लवी जोशी ने निभाया है राधिका मेनन के रूप में, उसके विचारों में आकर
उसके रास्ते को सही मानने लगा। बिल्कुल। और जब वो अपने उन परिजनों के पास जाता है जिनके साथ ये दुखांत हुआ और उनकी सच्ची बातें सुनता है, तो कभी कभी उसको लगता है कि उसके पिताजी गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल। वो फिर कंफ्यूजन में, संशय के दौर में चला जाता है। और उसका संशय, उसकी शंकाएं, उसका शक तब दूर होता है जब उसी राधिका मेनन, निवेदिता मेनन जो वास्तविकता में है, वो अपनी बातों को पुख्ता करने के लिए उसको बिट्टा कराटे के पास भेजती है और वो उसे एक रिकॉर्डिंग का वीडियो सौंपता है। और वो उस समय के एक किरदार जो मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया है, उसके पास आके अपना शक उसके सामने जाहिर करता है और अपनी कपकपाती आवाज में वो अपनी शंकाओं को, अपने अंदर जो अनेक प्रकार के संदेहों ने घर कर लिया था, उसको उसके सामने रखता है। तब मिथुन चक्रवर्ती, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उस समय में कश्मीर में कार्यरत थे, उनके सामने उनके जुटाए हुए सबूत तथ्य की फाइलें उसके सामने फेंकता है। और उस फाइलों के अध्ययन के बाद उस वीडियो की जो सच्चाई उसे पता लगती है, तब जाके वो कश्मीर फाइल का उपसंहारात्मक सूत्र जो है अंतिम में जो यूनिवर्सिटी में बोलता है, जहां पल्लवी जोशी जो राधिका मेनन के किरदार में है, लाजवाब होकर उठ के जाने लगती है और उन्हीं दिग्भ्रमित युवकों में से उस कृष्णा को लोगों का साथ मिलता है। तब जाके सच्चाई का पता लगता है और सही मायने में दी कश्मीर फाइल के कहानी की जो शिक्षा है कि जो हम चाहते हैं, इस देश का देशवासी जो चाहता है कश्मीर के बारे में, कि ऋषियों की धरती, नाट्य शास्त्र की रचयिता वाली ये धरती, मार्कंडेय सूर्य भगवान के मंदिर की धरती, खीर भवानी वाले मंदिर, जो कुछ सब नष्ट कर दिया दुष्टों ने। और तब जब उसको जाकर पता लगता है और यही संदेश यदि सही मायने में देश के नेतागण, ये तथाकथित जो सेकुलरवादी हैं, वो इस बात को समझें कि ये फिल्म के माध्यम से इसकी पूरी टीम क्या सिर्फ घटना चक्र दिखा के पैसा कमाना चाह रही है, या देश के सामने सही परिप्रेक्ष्य में हुई एक षड्यंत्रकारी घटना के माध्यम से देश को नई दिशा देनी चाहिए। यही अंतर है। और जहां तक हमारे एक नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के हंसने का सवाल है, तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि महाभारत काल में जब द्रौपदी का चीरहनन हो रहा था, तो एक अट्टहास, एक व्यंग्यात्मक हंसी दुर्योधन और दुशासन ने भी की थी। और तब जनता के प्रतिनिधि के रूप में भीष्म पितामह चुप रहे थे। और अंजाम आपको पता है कि महाभारत की लड़ाई के साथ क्या हुआ। आज भी जो लोग हंस रहे हैं वो उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं जिनके साथ ये घटना हुई। मैं अभी आके इसी बात पे कि जैसे आपने कहा कि दिल्ली के जो सीएम है, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, दिल्ली के जो सीएम है वो इस बात पे हंसे कि फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए, लेकिन इस बात को हम जुटला नहीं सकते कि जो थिएटर्स वगैरह वाले हैं वो इस पे मोटी कमाई कर रहे हैं। दिल्ली फिल्म डॉक्यूमेंट्री दिखाने में मोटी कमाई कर रहे हैं। नॉर्मल में उनकी टिकट रेट कुछ और होता है, अब उनका टिकट रेट बढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पे टैक्स रेट कम करना पब्लिक सही कह रही है, या सीएम का हंसना सही है, या सच में थिएटर्स वगैरह वाले इस पे बहुत मोटी कमाई कर रहे हैं? आपका इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, मेरा मानना ऐसा है, जो सच्चाई के धरातल पर बनी हुई मूवीज हैं, जो सच्चाई को बयां करती हैं, कश्मीर फाइल आपको वही बयां करती है कि हमारे इतिहासकारों ने किस तरह से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है और गलत जानकारियां आज यूथ के सामने पेश की हैं। ये पिक्चर आपको सच्चाई से रूबरू कराती है। और इस तरह की मूवीज का टैक्स फ्री होना बेहद जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, एक राज्य से जुड़ी हुई चीजें हैं जहां लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, कश्मीरी पंडितों के ऊपर। और हम टैक्स फ्री करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जनता, ज्यादा से ज्यादा यूथ वहां पहुंचेगा। और इसके साथ कहीं ना कहीं
बिजनेस हाउसेज भी अपने आप को सस्टेन करेंगे कहीं, क्योंकि कोरोना काल में वो लोग भी बड़े बिल्कुल। परेशान थे, उनके भी बिजनेस नहीं चलते थे, काफ़ी नौकरियां हमें इन सिनेमा थिएटर्स के थ्रू जनरेट की जाती हैं। अगर ये सारा हम लोग यूट्यूब के ऊपर ही डाल देंगे तो कौन सिनेमा में जाएगा? यानी हम बिजनेस को ख़त्म करना चाहते हैं और टैक्स फ्री ना कर कर हम इतिहास को, जो पिछले इतिहास का खराब करना चाहते थे, उसी मानसिकता के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमें ये बंद करना पड़ेगा और इस तरह की मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज को हमें जनता तक टैक्स फ्री करके पहुंचाना पड़ेगा। अगर हम इस मूवी की टिकट्स को टैक्स फ्री कर दे या इस मूवी को टैक्स फ्री कर दे तो टिकट रेट में कितना फर्क आ जाएगा जो देखिए, जनता के लिए कन्वीनियंट हो? तकरीबन 30-40% के आसपास कम रेट हो जाते हैं इसके, टैक्स फ्री अगर हो जाते हैं। और इससे सरकार को एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, हाँ, क्योंकि साल के अंदर कई 100-150 के आसपास मूवीज आती हैं, वो वहाँ से कमाई कर सकती हैं। लेकिन जो राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई हैं, जो देश के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो इतिहास के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, ऐसी मूवीज़ को प्रमोट करना चाहिए ताकि जनता तक संदेश पहुँचे, सच्चाई पहुँचे। आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देखते हैं कितना दिग्भ्रमित हैं वहाँ के यूथ, वहाँ के स्टूडेंट्स। तो इस तरह देखेंगे तो वो भी लोग जानेंगे इसकी सच्चाई के बारे में। तो मेरा मानना है इसे टैक्स फ्री करना चाहिए। पूर्व में भी कई फिल्मों पर टैक्स फ्री हुआ है और जिसका स्टैंडर्ड इनसे काफी लो रहा। दिल्ली में भी हुआ है छपाक जैसी फिल्मों में। ये तो सिर्फ केजरीवाल जी की वो जो सीए शाहीन बाग में आंदोलन के समय एक उनके पार्षद ने जो वहाँ खून खराबा करके उनका इन्होंने समर्थन किया, वो तो एक पक्ष बना रहे हैं। उनकी एक मानसिकता है सनातन विरोध की, एक खास समुदाय को खुश करने के लिए वो केजरीवाल जी कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए तो मैंने दुर्योधन और दुशासन की उपमा दी, ये कि कहीं भी इनका एक निर्धारित एजेंडा है। एक मेरा छोटा सा एक और क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी आंसर कर दे। जैसे हम उस डॉक्यूमेंट्री में देखा है कि जो भी 90 से पहले की ये बनी हुई है, जो भी डॉक्यूमेंट्री हमारे सामने आई है, उसमें 90 से पहले जो हुआ है वो लोगों के सामने अब आ रहा है, और जो भी हमारे सामने आया वो गलत था, लेकिन अब है कि जो डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया वो सामने है। लेकिन 90s में जो पहले हुआ वो उस टाइम सामने क्यों नहीं है? इसका जो गलती है वो किसकी है? राजनीति की है, पॉलिटिक्स है इसके पीछे, या रिपोर्टर्स हैं? किसका था कि वो 90 की जो सच्चाई है वो उस टाइम क्यों नहीं सामने आई? हमारे आने में इतना टाइम लगे, इतने साल लगे उसको सामने आने में। फिल्म में एक करेक्टर है विष्णुगुप्त का, हाँ जी बिल्कुल, जो पत्रकारिता है। उस फिल्म में आपके सवाल का जवाब छिपा हुआ है उसमें कि परिस्थितियां क्या थी। एक इंसान कितनी हद तक भय रहित हो सकता है। बिल्कुल यही था। और जब वो एक अफसर चिल्ला कर ये कह रहा है, टेलीफोन पे कह रहा है कि कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं, आप कुछ करिए, वो दावा करता है फिल्म में, और ये सच्चाई है सरकार के रिकॉर्डों में, फाइलों में छिपी हुई सच्चाई है। उसने हजारों की गिनती में चिट्ठियां लिखी, किसी ने सुना नहीं। जब इतनी रिसर्च के बाद जब ये फिल्म बनी, उसके बाद बनने के बाद भी सो कॉल्ड ये जो धर्मनिरपेक्षतावादी हैं वो सवाल उठा रहे हैं, यदि बिना रिसर्च के उस समय फिल्म बन जाती, ऐसी कई फिल्मों के साथ हुआ है। अब देखिए हैदर फिल्म बनी थी कश्मीर पर एक, हाँ जी। उसमें मार्कंडे जी के मंदिर के अंदर शैतान का नाच करवाया है इन्होंने, तब इन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। वो विशाल भारद्वाज की फिल्म थी, तब इन्होंने सवाल नहीं उठाया उस पे, जो कि बिल्कुल झूठ था। वो दिखाना चाहते थे ऐसी कौम जो अपने आप को भी नहीं संभाल सकती। और इतना अब इस फिल्म के माध्यम से जब आप आ ही गई हैं, हमें बुला ही लिया है बातचीत के लिए, इस फिल्म की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब एक बार फिर से यास्मीन मलिक और बिट्टा कराटे जैसे दुर्दांत दहशतगर्दों की फाइल दोबारा खुले और इनको यथा जो हिंदुस्तान का संवैधानिक सजा देता संविधान, वो सजा इन्हें मिले, तब मैं समझूंगा कि कश्मीरी पंडितों को, सनातन धर्म को मानने वालों को सही मायने में न्याय मिलेगा। और तभी मैं इस फिल्म की सार्थकता
टैक्स फ्री हो या ना हो, ये मेरा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे कई स्वयंसेवी संगठन है जिन्होंने सैकड़ों लोगों को अपनी जेब से फिल्म दिखाई। मोगा में भी 400 फिल्म त्यागी जैसे बंदे हैं जिन्होंने 400 लोगों को अपनी जेब से फिल्म दिखाई। पर सरकार से हमारी अपेक्षा है कि फिल्म बनने की, और इससे एक फायदा ये होगा कि भविष्य में भी ऐसे अत्याचार करने वालों को एक सीख मिलेगी। आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं है कि किसी हिंदू ने या किसी कश्मीरी पंडित ने किसी को मारा हो। बिल्कुल। राज्यसभा के सदस्य हैं गुलाम नबी आजाद, कल वो कह रहे थे मेरे पूर्वज भी 600 साल पहले कश्मीरी पंडित थे। तो वो बोल रहे थे तो मैंने कहा कि चलिए आपने स्वीकार किया, देर से ही किया, अच्छी बात है। अब आप राज्यसभा से विदा होने वाले हैं, कम से कम अब प्राइवेट बिल ले आकर ये मांग तो कीजिए कि बिट्टा कराटे और यास्मीन मलिक को सूली पर लटकाया जाए। कम से कम आपके पूर्वजों के वंशजों के साथ ही तो अत्याचार हुआ है। बिल्कुल। इसको पार्लियामेंट में आप कहिए। ये हाथी के दांत हैं, खाने के और है, दिखाने के और है। कश्मीर फाइल बनाने वालों को मेरा दिल से उनको नमन है, मेरा साधुवाद है, और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी ऐसी फिल्में इतिहास परक, तथ्य परक और सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। एक त्यागी जी, मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे 90 के दशक में जो बनी हुई ये मूवी है ना, उस टाइम जो भी कारण थे कि जान बचाने के खातिर उस टाइम हमारे सामने सच्चाई नहीं आई, जो इस टाइम आई है, क्या उससे कुछ चेंज आ सकता है? देखिए, आज का जो वातावरण है, जो माहौल है भारत के अंदर, आज जो निर्माता हैं मूवीज के, वो खुलकर सामने आ रहे हैं और सच्चाई को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो डर का माहौल 90s में था, कुछ सरकारें थी और ऐसे इतिहासकारों को प्रमोट किया जाता था जो उनके अनुकूल काम किया करें, जो सच्चाई से कहीं कोसों दूर थे। लेकिन आज के माहौल में ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रवाद से प्रेरित जो भी डायरेक्टर्स हैं, निर्माता हैं, स्टोरी राइटर्स हैं, वो तथ्यों के आधार पर स्टोरीज को निकालते हैं, सच्चाइयों को निकालते हैं और यूथ तक वो संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और यूथ बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि आज का यूथ रिसर्च में बिलीव करता है, आज का यूथ तथ्यों पर बिलीव करता है। और जब उसके सामने वो तथ्य आते हैं और तर्कों के आधार पर जब उनसे बातचीत की जाती है तो वो प्रभावित होता है। और इस राष्ट्रवाद को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। कोई लोग कहते हैं कि कोई सरकारें अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसी सरकारें आएँ जो कम से कम सच्चाई को तो दिखाने का मादा रखती हैं। बिल्कुल। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस की थी जो पीछे इसी डायरेक्टर ने बनाई थी, उस लाल बहादुर शास्त्री जी पर बनाई थी ताशकंद फाइल्स, फिर कश्मीर फाइल्स आ गई, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर कई फाइल्स खुली हैं। तो इतिहासकारों ने हमसे बहुत कुछ छुपाया है, हम लोगों को डीमोरलाइज किया है, या हमारे स्टेटस को दुनिया के सामने बहुत गलत तरीके से पेश किया गया, हमारे एक महान राष्ट्र को गलत तरह से रिप्रेजेंट किया गया है इतिहासकारों द्वारा। तो आज का जो युग है, आज के जो राइटर्स हैं, आज के जो इतिहासकार हैं, वो सच्चाई को प्रस्तुत करें और मैं उनको साधुवाद और नमन करता हूँ कि उनके अंदर ये मादा है कि आज वो सच्चाई को पेश कर पा रहे हैं। धन्यवाद त्यागी जी, धन्यवाद राकेश शर्मा जी। आपके सवाल जिनका जवाब हमने दे दिया, अगर आपके और भी सवाल हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं मिनी चाहल द बीट से। धन्यवाद।